हिंद प्यारे स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ डाइजेस्टिव सिस्टम, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट सिस्टम है। ह्यूमन बॉडी सिस्टम में सबसे ज़्यादा उपयोगी सिस्टम है। तो इसको हम 2-3 पार्ट में स्टडी करेंगे और हम देखेंगे कि कौन कौन सी चीज़ें जो हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट है। आइए बढ़ते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम की ओर। तो आपको यहाँ पर एक डायग्राम दिया हुआ है, ये कंप्लीट डाइजेस्टिव जो हमारा ट्रैक है उसको बता रहा है। यदि हम डाइजेस्टिव सिस्टम को स्टडी करते हैं तो उस सिस्टम को हम स्टडी कर सकते हैं 2 पार्ट में। पहला पार्ट होता है एलिमेंट्री कैनाल, जिसको कि हिंदी में आहार नाल बोलते हैं। तो पहला पार्ट हो गया हमारा एलिमेंट्री कैनाल, जिसके डिफरेंट पार्ट्स को हम स्टडी करेंगे। और दूसरा पार्ट होगा हमारा डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, जो कि डिफरेंट एंजाइम्स और जूसेस सिक्रीट करती हैं। ठीक है, ये वैसे ही जूस होते हैं। तो जूस क्या होते हैं? जिनमें वाटर होता है प्लस एंजाइम होता है प्लस म्यूकस होता है, या और अदर सब्सटेंसेस हो सकते हैं। तो यहाँ पर ये दोनों जो हैं पार्ट वो हम डिस्कस करेंगे। तो पहले आप देखिए कि हमारी जो एलिमेंट्री कैनाल होती है, टेक्निकली यदि हम देखें तो हमारी एलिमेंट्री कैनाल कंप्लीट होती है। अब इस कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल का क्या मतलब होता है? जो एलिमेंट्री कैनाल माउथ से लेकर के, यानी एक ओपनिंग हो गई माउथ और दूसरी ओपनिंग हो गई एनस, ऐसी एलिमेंट्री कैनाल जो कि माउथ से एनस तक एक्सटेंडेड होती है, जिसकी 2 ओपनिंग होती हैं, उस एलिमेंट्री कैनाल को हम कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं। तो ह्यूमन बीइंग की जो एलिमेंट्री कैनाल होती है वो कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल होती है। तो पहला बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है वो होता है माउथ, जो कि ओपनिंग होती है। और माउथ एक वाइड कैविटी में ओपन होता है। इस वाइड कैविटी को हम बोलते हैं बकल कैविटी। तो फर्स्ट पार्ट यदि हम बोले कि फर्स्ट पार्ट एलिमेंट्री कैनाल का क्या है, तो फर्स्ट पार्ट होता है माउथ और सेकंड पार्ट जो होता है वो बकल कैविटी। ये बकल कैविटी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहीं पर टीथ होते हैं, टंग होती है, स्लाइवरी ग्लैंड होती हैं, और जो भोजन के पाचन की शुरुआत होती है वो सबसे पहले जो माउथ है, बकल कैविटी है, वहाँ पर होती है। तो ये सेकंड पार्ट होता है। इसके बाद आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ये एक्सटेंड हो रही है। यहाँ पर ये वाला जो पार्ट है, इस पार्ट को हम बोलते हैं ईसोफेगस। दैट पार्ट इज कॉल्ड ईसोफेगस। सामान्य भाषा में ईसोफेगस को हम फूड पाइप बोलते हैं। ठीक है, फूड पाइप। तो ये एक पाइप जैसा स्ट्रक्चर होता है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर होता है। और ये जो मेस्टिकेटेड फूड होता है उसको सिर्फ पास करने का काम करता है। जो नेक्स्ट पार्ट होता है एलिमेंट्री कैनाल का, उस पार्ट में। तो ये वाला जो आप ये वाइड वाला पार्ट देख रहे हैं, ये जो पार्ट आप देख रहे हैं, ये पार्ट जो होता है, ये पार्ट होता है स्टमक। अब भोजन मुंह में थोड़ा सा मेस्टिकेट होता है, सलाइवा के साथ मिक्स होता है, और फिर कहाँ चला जाता है? फूड पाइप के थ्रू वो चला जाता है स्टमक में। फिर इसके बाद जो स्टमक होता है वो कंटिन्यू होता है। ये छोटी वाली जो पार्ट है, ये वाला पूरा जो पोर्शन आपको दिखाया हुआ है कॉइल्ड, दैट इज कॉल्ड एज स्मॉल इंटेस्टाइन। तो ये वाला जो पार्ट होता है, ये पार्ट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन वाला पार्ट। और स्मॉल इंटेस्टाइन के साथ ही लगा हुआ आप देख रहे हैं कि ये जो थिक पार्ट है, ये थिक पार्ट जो होता है, यहाँ से ये जो पूरा एक्सटेंड हो रहा है, ये जो थिक पार्ट है, ये जो थिक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर हो रही है, इसको हम बोलते हैं लार्ज इंटेस्टाइन। ये वाला जो पार्ट है इसको हम बोलते हैं लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, तो अभी हम एक एक चीज़ को बहुत ज़्यादा डिटेल में करने वाले हैं, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। लेकिन पहले एक बार ट्रैक समझ लीजिए कि फूड ट्रैक्ट क्या होता है। तो ये 5th पार्ट हो गया स्मॉल इंटेस्टाइन। जो 6th पार्ट है वो है लार्ज इंटेस्टाइन। और लार्ज इंटेस्टाइन की एक लास्ट ओपनिंग होती है जिसको हम बोलते हैं एनस। तो ये तो एलिमेंट्री कैनाल के डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। और जैसे मैंने बताया कि जो सेकंड पार्ट होता है वो सेकंड पार्ट होता है डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। तो इस एलिमेंट्री कैनाल से कई सारी डाइजेस्टिव ग्लैंड्स भी जुड़ी हुई रहती हैं। जैसे सबसे महत्वपूर्ण जो डाइजेस्टिव ग्लैंड होती है वो कहाँ सिचुएटेड होती है? ये जो 3 येलो वाले आपको यहाँ पर बनाए हुए हैं, ये तीनों ही जो हैं कॉमनली हम इनको बोलते हैं सिलाइवरी ग्लैंड।
ये कौन सी हैं, इनको हम बोलते हैं सलाइवरी ग्लैंड। तो मैं इसको ग्लैंड्स जितनी भी हैं उनको अलग से मैं आपको यहाँ पर मेंशन कर देती हूँ। ये है सलाइवरी ग्लैंड जो कि कहाँ पर प्रेजेंट होती है, जो प्रेजेंट होती है बकल कैविटी के अंदर। अच्छा, दो और बहुत महत्वपूर्ण ग्लैंड्स यहाँ पर प्रेजेंट होती हैं। एक ग्लैंड होती है दैट इज कॉल्ड एज, दिस वन इज लीवर। तो ये पूरा स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, यहाँ से लेकर के ये पीछे तक यहाँ तक प्रेजेंट होता है, ये पूरा के पूरा पार्ट होता है लीवर। तो ये सेकंड ग्लैंड एसोसिएटेड होती है, ये फर्स्ट ग्लैंड एसोसिएटेड होती है, ये एलिमेंट्री कैनाल के साथ ही जुड़ी रहती है। अच्छा, एक और ग्लैंड आपको यहाँ पर दिखाई जा रही है, यहाँ पर एक ऐसे ये पैंक्रियाज आपको येलो कलर का जो दिखाया गया है, ये होती है अनदर ग्लैंड दैट इज कॉल्ड एज पैंक्रियाज। तो जो आपको समझ में आ रहा है कि ये जो स्टमक का लूप है उस लूप के अंदर ही प्रेजेंट होती है, तो ये थर्ड इंपॉर्टेंट ग्लैंड होती है। इसके अलावा स्मॉल इंटेस्टाइन में अपनी खुद की ग्लैंड होती हैं, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पर देखा कि एक तो ट्रैक क्या होता है एलिमेंट्री कैनाल का, और दूसरा इससे जुड़ी हुई ग्लैंड्स क्या होती है। आइए थोड़ा सा और इसको मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ यहाँ पर। तो देखिए, जो बकल कैविटी वाला पार्ट होता है, यानी कि यहाँ पर मैं देख लेती हूँ, ये मैंने ले लिया थोड़ा सा डार्क कलर इसलिए कि ताकि आपको आसानी से यहाँ पर ये दिखाई दे जाए। तो ये मैं ले लेती हूँ ब्लैक कलर से इसको, कि देखिए जो एलिमेंट्री कैनाल है उसका फर्स्ट पार्ट होता है माउथ, विच इज़ द ओपनिंग। माउथ एक्सटेंडेड होता है किसमें, बकल कैविटी में। ये माउथ एक्सटेंडेड होता है बकल कैविटी में, जिसको मुख गुहा कहते हैं हिंदी में। जो बकल कैविटी होती है वो कंटिन्यू होती है ईसोफेगस में, ठीक है। ये ईसोफेगस के अंदर कंटिन्यू होती है। ईसोफेगस कहाँ पर जाकर खुलता है, स्टमक में, और जो स्टमक होता है वो खुलता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है। ये स्मॉल इंटेस्टाइन में खुलता है, और स्मॉल इंटेस्टाइन फाइनली जाकर के कहाँ खुलती है, लार्ज इंटेस्टाइन में, ठीक है। तो ये पूरा ट्रैक हमें समझ में आ गया, और लास्ट में जो ओपनिंग होती है उस ओपनिंग को हम बोलते हैं एनस। तो ये ओपनिंग हो गई, ये ओपनिंग हो गई, ये कंप्लीट ट्रैक हो गया। अच्छा, अब बात करते हैं हम सबसे पहले इम्पॉर्टेंट जो ऑर्गन है वो है हमारा बकल कैविटी। तो देखिए, बकल कैविटी में तीन इम्पॉर्टेंट पार्ट होते हैं। एक पार्ट होता है टीथ, यानी जो पूरा जॉ, अपर जॉ एंड लोअर जॉ। दूसरा इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है दैट इज कॉल्ड एज टंग, जो बहुत सारे काम करने में हेल्प करती है। फूड को मेस्टिकेट करने के दौरान जो सलाइवा होता है उसको मिक्स करने का काम करती है, और कई सारे वर्ड्स ऐसे होते हैं जो कि इस टंग की मदद से ही प्रोनाउंस किए जाते हैं, तो ये हमें स्पीच में भी मदद करती है। इसके अलावा थर्ड इम्पॉर्टेंट पार्ट यहाँ पर प्रेजेंट होता है, वो होता है सलाइवरी ग्लैंड्स, ठीक है। तो चलिए अब हम एक एक करके इनको डिस्कस कर लेते हैं कि क्या होता है। तो देखिए, जहाँ से कंपटीशन में क्वेश्चन बनता है वो होता है सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट दैट इज टीथ। तो इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आपको बन जाते हैं। टीथ के बारे में बहुत सारे हमारे पास में जो है जनरल नॉलेज की चीज़ें होनी चाहिए। और दूसरा पार्ट इम्पॉर्टेंट है वो है सलाइवरी ग्लैंड। तो वन बाय वन हम इनको स्टडी करेंगे। आइए देखते हैं, सबसे पहले हम डायग्राम ले लेते हैं टीथ का। तो यहाँ पर आपको एक जो है टीथ का डायग्राम दिया हुआ है। बेसिकली जो ह्यूमन टीथ होते हैं उनके तीन इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। एक तो पहला इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक होता है कि ये हिटेरोडोंट होते हैं। हिटेरोडोंट का मतलब होता है कि 4 टाइप्स ऑफ टीथ प्रेजेंट होते हैं, 4 टाइप ऑफ टीथ, ठीक है, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर। अच्छा, दूसरा इसका इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक होता है कि ये डायफायोडोंट होते हैं। तो यहाँ से बहुत क्वेश्चन बनते हैं। डायफायोडोंट, डाई का मतलब आप बच्चों जानते हैं कि डाई का मतलब होता है 2। तो यानी कि ह्यूमन बीइंग में जो टीथ होते हैं वो 2 बार आ सकते हैं, ठीक है। एक जो पेयर ऑफ टीथ होता है उस पेयर ऑफ टीथ को हम बोलते हैं मिल्क टीथ। तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ मिल्क टीथ। और दूसरा पेयर ऑफ टीथ जो होता है उसको हम बोलते हैं परमानेंट टीथ। मिल्क टीथ जो होते हैं टोटल 20 होते हैं, मैक्सिमम 20 होते हैं, और जो परमानेंट टीथ होते हैं वो मैक्सिमम क्या होते हैं, 32 होते हैं।
तो यहाँ से एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि टोटल नंबर ऑफ मिल्क टीथ क्या होते हैं और टोटल नंबर ऑफ परमानेंट टीथ कितने होते हैं। इसमें जो लास्ट पेयर ऑफ परमानेंट टीथ होता है, यानी कि इसको हम डिवाइड कर सकते हैं दो पार्ट में, अपर जॉ और लोअर जॉ। तो 16 टीथ हमारे अपर और लोअर जॉ में प्रेजेंट होते हैं। इसमें यहाँ पर भी जो लास्ट पेयर होता है दैट इज कॉल्ड एज लास्ट पेयर ऑफ मोलर टीथ, उस टीथ को हम विजडम टीथ कहते हैं, विजडम टीथ। तो देखिए विजडम का मतलब क्या होता है, कई बच्चों को पता होगा विजडम का मतलब, कईयों को नहीं पता होगा। विजडम का मतलब होता है बच्चों कि आपकी बुद्धिमत्ता कितनी है, ये इसको हम बोलते हैं विजडम। तो ऐसा नहीं है कि जिनमें ये विजडम टीथ नहीं होता वो बुद्धिमान नहीं होते हैं, ये एक नाम दे दिया है क्योंकि ये थोड़ा ओल्ड एज में जा कर के आता है, यानी 17-18 साल की उम्र के बाद में ये टीथ क्या होता है, ये आना शुरू होता है। तो काफ़ी इंसान मैच्योर हो जाता है उसके बाद ये टीथ आता है, इसीलिए हम इसको विजडम टीथ कहते हैं। तो कई लोगों में ये टीथ आता है, कई लोगों में नहीं आता है। इसका मतलब है जो लास्ट पेयर है वो लास्ट पेयर ऑप्शनल होता है, किन्हीं में डेवलप होता है, किन्हीं में अंडर द रूट ही रहता है। चलिए, तो ये बात हो गई। ये आप यहाँ पर याद रखेंगे कि विजडम टीथ क्या होता है, जो लास्ट पेयर ऑफ मोलर टीथ होता है उसको हम विजडम टीथ कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना होगा क्योंकि ये कंपटीशन में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। अच्छा, जैसे मैंने आपको बताया था कि जो ह्यूमन टीथ है उसकी 3 विशेषताएं होती है, हेटेरोडोंट, डायफायरडोंट, और थर्ड जो इसकी विशेषता होती है वो होती है थीकोडोंट। थीकोडोंट, और थीकोडोंट का मतलब होता है बच्चों कि जो टीथ होते हैं वो अंदर जॉ कैविटी के अंदर इम्बेडेड होते हैं, यानी अंदर धंसे हुए रहते हैं। तो यदि हम यहाँ पर बात करें कि स्ट्रक्चर ऑफ टीथ की यदि हम बात करें तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि स्ट्रक्चर ऑफ टीथ को हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया है। एक पार्ट जो बाहर की तरफ निकला हुआ है उस पार्ट को हम क्राउन कहते हैं, और एक पार्ट जो कि अंदर की तरफ है उसको हम रूट वाला पार्ट कहते हैं। तो ये जो डायग्राम है, इस डायग्राम में आप आसानी से देख पा रहे हैं कि जो ये वाला पार्ट है, दिस पार्ट, ये जो कि बाहर की तरफ है, इस पार्ट को हम क्राउन कहते हैं, और जो अंदर धंसा हुआ रहता है उस पार्ट को हम रूट कहते हैं। अब बेसिकली टीथ बने होते हैं कैल्शियम, फास्फोरस और डिफरेंट मिनरल्स के, और इसमें जो आउटर मोस्ट लेयर होती है वो आउटर मोस्ट लेयर होती है उसे हम कहते हैं इनेमल। यहाँ से बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये जो इनेमल होता है बच्चों, ये हमारी बॉडी का हार्डेस्ट नोन सब्सटेंस होता है, हार्डेस्ट नोन मटेरियल होता है। यानी यदि हम मोटे तौर पर देखें तो हमें लगता है कि हमारी बोन जो है वो बहुत ज़्यादा क्या है, हार्ड होती हैं, लेकिन बोन से भी ज़्यादा हार्ड होता है इनेमल। ठीक है, इनेमल के नीचे जो सब्सटेंस होता है उसको हम बोलते हैं डेंटाइन। तो आप देख पा रहे हैं कि ये वाला जो पार्ट है, ये क्राउन में ये वाला जो पार्ट है ये है इनेमल, और इनेमल के बाद वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट है, ये पार्ट है डेंटाइन। अच्छा, डेंटाइन के बाद जो पार्ट है उसे हम बोलते हैं पल्प कैविटी। ठीक है, ये पल्प कैविटी थोड़ी सी रूट से ऊपर है और बाकी पूरी पल्प कैविटी कहाँ है, रूट के अंदर है। अब जो मैंने बात कही कि जो टीथ होते हैं वो जॉ कैविटी में धंसे हुए रहते हैं, तो वहाँ पर उनको फिक्स करने के लिए एक सब्सटेंस होता है, इस सब्सटेंस को हम बोलते हैं सीमेंटम। तो थोड़ा कलर चेंज से मैं आपको बता देती हूँ कि ये जो सीमेंटम है ये कहाँ पर प्रेजेंट होता है। ये यहाँ पर जो गम है, जो हमारे मसूड़े हैं, उन मसूड़े और दांत के बीच में एक लेयर होती है, और ऑलमोस्ट वो वैसे ही होती है जैसे कि हम दीवार पर जो ब्रिक है उनको सीमेंट की मदद से चिपकाते हैं, उसी तरह से ये सीमेंट भी जो दांत हैं उनको मसूड़ों के अंदर या गम के अंदर उसको फिक्स करने का काम करते हैं। अच्छा, रूट में हम बात करें कि ये जो पल्प कैविटी होती है उसमें क्या क्या होता है, तो पल्प कैविटी में प्रेजेंट होती हैं ब्लड वेसल्स और नर्व्स भी प्रेजेंट होती हैं। ये आप देख पा रहे हैं यहाँ पर नर्व्स भी हैं और ब्लड वेसल्स भी हैं। तो ये वाला जो पार्ट होता है, ये पल्प कैविटी वाला जो पार्ट होता है, वो पार्ट हमारा जो है वो लिविंग होता है। तो आपने देखा होगा कि कई बार कैविटीज़ बन जाती हैं, ये वाला पार्ट जो है
ये धीरे 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 ये वाला पार्ट सड़ना शुरू हो जाता है, क्योंकि ये नॉन लिविंग पार्ट होता है। तो यदि यहाँ पर कोई डैमेज होता है तो हमें दर्द नहीं होता, लेकिन जैसे ही वो सड़न जो है वो पल्प कैविटी तक स्टार्ट होती है तो हमें क्या शुरू हो जाता है, पेन शुरू हो जाता है। ठीक है, तो जो डॉक्टर टेक्निकल टर्म में कहता है कि कैविटीज़ हो गई हैं, तो कैविटीज़ का मतलब ये है कि वो पल्प कैविटी के अंदर तक इन्फेक्शन चला गया है और इसकी वजह से यहाँ पर नर्व्स हैं, यही वो पार्ट है जो लिविंग पार्ट है, इससे हमें सेंसेशन होता है और यहाँ पर पेन होता है। तो अपनी दांतों के हाइजीन का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। अर्ली स्टेज में तो ज़्यादा पता नहीं चलता, लेकिन ओल्ड स्टेज में जैसे जैसे एजिंग का प्रोसेस होता है वैसे वैसे ये जो है प्रक्रिया, ये जो डैमेज होने की प्रक्रिया है, ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो आप बिल्कुल ध्यान रखेंगे अपने दांतों के हाइजीन का। चलिए, तो स्ट्रक्चर आपको समझ में आ गया है। स्ट्रक्चर से कोई क्वेश्चन यदि बनेगा तो आई होप आप बहुत अच्छे से क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे। एक क्वेश्चन बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है ये इमिनेमल वाला, और दूसरा पल्प कैविटी जो कि लिविंग पार्ट होता है जहाँ पर कि ब्लड वेसल्स और नर्व्स होती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये पल्प कैविटी वाला पार्ट हमने देखा है। अब यहाँ पर हमें देखना है कि इसके जो नेक्स्ट वाला पार्ट होता है, वो नेक्स्ट वाला पार्ट होता है दैट इज़ कॉल्ड एज स्लाइवरी ग्लैंड। तो जो स्लाइवरी ग्लैंड हैं वो स्लाइवरी ग्लैंड बकल कैविटी में ही प्रेजेंट होती हैं और यहाँ पर 3 पेयर ऑफ स्लाइवरी ग्लैंड होती हैं। तो यदि हम स्लाइवरी ग्लैंड को डिस्कस करें कि स्लाइवरी ग्लैंड क्या है, तो यहाँ पर 3 पेयर ऑफ स्लाइवरी ग्लैंड्स होती हैं। 3 पेयर होते हैं स्लाइवरी ग्लैंड के। आपको कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट है मैं वही बताऊंगी। तो यहाँ पर जो 3 पेयर ऑफ स्लाइवरी ग्लैंड है उनके अलग अलग नाम, पोजीशन होती हैं, सभी मिलकर के एक ही सब्सटेंस सिक्रीट करती हैं जिसको हम सलाइवा कहते हैं। ठीक है, ये जो सलाइवा होता है उसमें 99% तक वाटर होता है। तो ऑलमोस्ट यदि हम देखें तो हमारी बकल कैविटी में हमेशा क्या निकला रहता है, पानी सा निकला रहता है जो कि सलाइवा होता है, क्योंकि उसमें 99% क्या होता है, वाटर होता है। इसके अलावा इसके अंदर एक एंजाइम होता है जिसको हम बोलते हैं लाइसोजाइम। ये जो एंजाइम होता है लाइसोजाइम, वो कीटाणुनाशक होता है, दैट इज कॉल्ड एज लाइसोजाइम। तो ये क्या करता है, ये बैक्टीरिया वगैरह को किल करने का काम करता है, ये बैक्टीरिया को किल करता है। अच्छा, इसके अलावा इसके अंदर एक बहुत ही महत्वपूर्ण एंजाइम होता है जिसको हम बोलते हैं सलाइवरी अमाइलेज। ठीक है, ये जो सलाइवरी अमाइलेज होता है, बहुत इससे क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये सलाइवरी अमाइलेज का काम क्या है। तो ये जो सलाइवरी अमाइलेज है, ये जो भोजन में जो भी फूड हम खा रहे हैं उसमें जो स्टार्च प्रेजेंट होता है, उस स्टार्च को ये कन्वर्ट करता है किसमें, माल्टोज में। तो आप सभी जानते हैं कि जो स्टार्च है वो एक पॉलीसेकेराइड है और इस पॉलीसेकेराइड को वो किस में कन्वर्ट कर देता है, वो कन्वर्ट कर देता है डाइसेकेराइड में। ठीक है, तो आपको देखना होगा, कई बार क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि पाचन की प्रक्रिया कहाँ पर स्टार्ट होती है। तो भाई पाचन की जो प्रक्रिया होती है वो बकल कैविटी में ही स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि वहाँ पर सलाइवा में एक एंजाइम होता है जिसको हम सलाइवरी अमाइलेज कहते हैं, जो कि स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट करता है। तो यही कारण है कि यदि हमने सपोज़ हमने कुछ पॉपकॉर्न्स खाए हैं तो शुरू में जो पॉपकॉर्न हम खाते हैं वो फीके से लगते हैं, लेकिन जब हम उसे कंटिन्यूसली चबाएं, या हमने कोई वीट खाया है तो कंटिन्यूसली जब हम उसको चबाते हैं, जब वो शुरू में हम खाते हैं तो वो इतना मीठा नहीं होता, लेकिन कंटिन्यूसली हम उसको चबाते हैं तो वो क्या होता है, थोड़ा थोड़ा मीठा लगने लगता है। उसका रीज़न ये है कि जो स्टार्च होता है वो नॉन स्वीट शुगर है, वो स्वीट टेस्ट नहीं देती है, लेकिन जो माल्टोज है उसका जो टेस्ट होता है वो हल्का सा स्वीट होता है। तो कई बार क्वेश्चन ऐसे भी बना दिया जाता है कि जब आप फूड खाते हो, रोटी खाते हो, चावल खाते हो, जब आप उसको थोड़ा सा चबाते हो तो वो स्वीट कैसे क्यों हो जाता है। तो उसका रीज़न ये है कि वहाँ पर सलाइवरी अमाइलेज की मदद से स्टार्च किस में कन्वर्ट हो रहा है, माल्टोज में कन्वर्ट हो रहा है।
ठीक है, तो बकल कैविटी की पूरी प्रक्रिया मैंने आपको बता दी। अब यहाँ पर हमें एक और चीज़ स्टडी करनी है, वो है कि ईसोफेगस जो है एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। जैसे मैंने आपको बताया कि बकल कैविटी से फूड कहाँ पर जाएगा, फूड पाइप के थ्रू जाएगा और फिर वहाँ से कंटिन्यू हो जाएगा स्टमक में। ये स्टमक वाला पार्ट है, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ की जितनी भी मसल्स हैं वो एक तरह का कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन करती हैं और उस कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन को हम पेरिस्टैल्सिस बोलते हैं। तो पेरिस्टैल्सिस आपसे पूछा जाता है कि पेरिस्टैल्सिस कहाँ प्रेजेंट होता है, तो भाई पेरिस्टैल्सिस ईसोफेगस या फूड पाइप में हमें नज़र आता है। हालांकि जितनी भी हमारी बॉडी की डक्ट्स ब्लड वेसल्स होती हैं उन सभी में ये ऑटोमेटिक मूवमेंट होता है जिसको हम पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट कहते हैं या पेरिस्टैल्सिस कहते हैं। लेकिन स्पेसिफिकली डाइजेस्टिव सिस्टम में आपको फूड पाइप में पेरिस्टैल्सिस पूछा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ से फूड कहाँ जाएगा हमारा, यहाँ से फूड चला जाएगा स्टमक में। तो अब आप देख रहे हैं कि ये वाला जो पार्ट है ये ओपनिंग है ईसोफेगस की, और ये जो पूरा पार्ट है ये वो पूरा पार्ट है जिसे हम कहते हैं स्टमक। अब ये जो स्टमक है इसकी जो वॉल होती है वो बहुत ज़्यादा थिक होती है और इसमें बहुत ज़्यादा चर्निंग एक्शन चलता रहता है। यानी जो भी फूड आता है, और ये जो फूड आ रहा है कहाँ पर, ईसोफेगस से कहाँ पर आ रहा है, स्टमक में आ रहा है। उस फूड को हम बोलते हैं बोलस। तो उसका एक टेक्निकल नाम हो जाता है, ये फूड कहलाता है बोलस। तो जब बोलस स्टमक में आता है तो उसका फिजिकल चर्निंग भी होता है, यानी फिजिकली उसको छोटे छोटे पार्ट में तोड़ा जाता है। और स्टमक में कुछ ग्लैंड्स होती हैं जो कि एक जूस सिक्रीट करती हैं जिसको हम गैस्ट्रिक जूस कहते हैं। और ये जो गैस्ट्रिक जूस होता है वो स्टमक में भोजन का और ज़्यादा पाचन करता है। गैस्ट्रिक जूस में क्या क्या होता है आइए देख लेते हैं। तो गैस्ट्रिक जूस में 3 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होते हैं। सबसे पहला कंपोनेंट होता है म्यूकस, सेकंड कंपोनेंट होता है डाइल्यूट HCl, और थर्ड कंपोनेंट इसमें जो बहुत ज़रूरी है वो होते हैं 2 एंजाइम। एक होता है रेनिन और दूसरा होता है पेप्सी। ये दोनों ही प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम हैं, ये दोनों ही प्रोटीन का डाइजेशन करते हैं। म्यूकस क्या काम करता है हमारे स्टमक में, यानी पूरी एलिमेंट्री कैनाल में बेसिकली म्यूकस सिक्रीटिंग सेल्स होती हैं जो कि म्यूकस का सिक्रीशन करती हैं, जो इस पूरे एलिमेंट्री कैनाल में एक प्रोटेक्टिव लेयर बना देती हैं। एक प्रोटेक्टिव लेयर यहाँ पर ये फॉर्म कर देती है जिससे जो भी डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं वो डाइजेस्टिव एंजाइम्स एलिमेंट्री कैनाल की इस ल्यूमन में ही क्या करते रहें, इस ल्यूमन में ही वहाँ पर काम करें। और ल्यूमन से बाहर सपोज ये फूड आ रहा है ना, तो ये फूड जो है इस कैविटी में ही पचेगा। यदि ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स इस वॉल को डैमेज कर देंगे तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। तो म्यूकस क्या होती है, एक प्रोटेक्टिव लेयर बनाई जाती है जिससे कि डाइजेस्टिव एंजाइम्स सिर्फ कैविटी में ही काम करें। ठीक है, तो म्यूकस का इम्पोर्टेंस है। अच्छा, डाइल्यूट HCl का क्या इंपॉर्टेंस होता है कि जो डाइल्यूट HCl होता है वो भी 2 बहुत ही महत्वपूर्ण काम करता है। पहला इंपॉर्टेंट काम करता है कि ये मीडियम को क्या बनाता है, एसिडिक बनाता है। तो जितने भी हमारे एंजाइम्स हैं रेनिन और पेप्सिन, वो कौन से मीडियम में काम करते हैं, एसिडिक मीडियम में काम करते हैं। स्टमक में जो मीडियम होगा वो क्या होगा, एसिडिक होगा। क्यों होगा, क्योंकि वहाँ पर गैस्ट्रिक ग्लैंड्स क्या सिक्रीट करेंगे, डाइल्यूट HCl सिक्रीट करेंगे। दूसरा जो डाइल्यूट HCl है उसका काम होता है रेनिन और पेप्सिन को एक्टिवेट करना। तो यहाँ पर मैं कॉमनली आपको एक चीज़ बता देती हूँ कि जितने भी एंजाइम हमारी बॉडी में होते हैं वो सारे के सारे इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं, और जब सब्सट्रैक्ट आता है यानी कोई फूड आता है तो वो क्या होते हैं, एक्टिवेट होते हैं। सदा वो एक्टिवेट नहीं रहते। तो ये बहुत ही अच्छी इंपॉर्टेंट चीज़ है। जैसे कि टीचर्स भी आपको कहते हैं कि भाई एनर्जी कंजर्व करके रखिए, ये किसी और चीज़ में वक्त आने पर अपनी एनर्जी को क्या करना है, आपको यूज़ करना है। तो वही एंजाइम्स का जो है वो रूल होता है कि एंजाइम्स हमेशा एक्टिवेट नहीं होते हैं, जब भी सब्सट्रैक्ट आता है तभी वो क्या होते हैं, एक्टिवेट होते हैं। तो डाइल्यूट HCl रेनिन और पेप्सिन को एक्टिवेट करने का काम करता है। दूसरा ये एसिड है तो ये जर्म्स को किल करने का भी काम करता है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण 3 इंपॉर्टेंट काम करता है। एक तो मीडियम को एसिडिक बनाता है, दूसरा
रेनिन और पेप्सिन जैसे एंजाइम को एक्टिवेट करता है और जर्म्स को किल करता है। तो फाइनली यहाँ पर 2 एंजाइम काम करते हैं, रेनिन और पेप्सिन। आइए देखें ये एंजाइम कैसे काम करते हैं। तो देखिए, जो रेनिन होता है वो मिल्क प्रोटीन, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ आपको, आप अपने नोट्स में डाल लीजिए। जो मिल्क प्रोटीन होता है इसे हम बोलते हैं कैसीन। मिल्क प्रोटीन को कहा जाता है कैसीन। उस मिल्क को प्रोटीन को पैरा कैसीन में कन्वर्ट करने का काम करता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण मैंने रिएक्शन बताई है आपको, इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं कि वो कौन सा एंजाइम होता है जो कि कैसीन को पैरा कैसीन में कन्वर्ट करता है। जो मिल्क प्रोटीन है वो किस फॉर्म में होते हैं, वो सॉल्यूबल फॉर्म में होते हैं। उन सॉल्यूबल फॉर्म को इनसॉल्यूबल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए ये एंजाइम काम होता है। अब आप कहेंगे कि मैम ये आपने उल्टी बात कैसे कर दी कि जो ऑलरेडी सॉल्यूबल है उसको वापस से क्या किया जा रहा है, इनसॉल्यूबल बनाया जा रहा है। और डाइजेशन का तो उद्देश्य ही होता है कि जो कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल है उसको सॉल्यूबल फूड मटेरियल में कन्वर्ट करें। तो यहाँ पर एक बेसिक चीज़ ये है कि जो मिल्क प्रोटीन होता है यदि उसको हम सॉल्यूबल फॉर्म में ही रखेंगे तो उसमें जितने भी न्यूट्रिएंट्स होंगे, मिल्क के न्यूट्रिएंट्स सारे के सारे हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होंगे, क्योंकि मिल्क हाईली डाइल्यूट होता है। तो वो पूरे एलिमेंट्री कैनाल से आसानी से पास होकर के एनस तक पहुंच जाएगा। तो वो थोड़ा थिक हो जाए, थोड़ा उसकी जो कंडेंस है वो नेचर बढ़ जाए, वो स्लो डाइजेशन की प्रोसेस में जाए, इसलिए उसे कन्वर्ट किया जाता है किसमें, सॉल्यूबल फॉर्म से इनसॉल्यूबल फॉर्म में। एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन पूछा जाता है आप लोगों से कि स्टमक में वो कौन सा एंजाइम है जो दूध को दही में कन्वर्ट करता है। भाई दूध जो होता है वो पतला होता है और दही क्या होती है, गाढ़ी होती है। तो इसको कॉमन एक टर्म दे दिया जाता है कि वो कौन सा एंजाइम है जो मिल्क को किस में कन्वर्ट किया करता है, कर्ड में कन्वर्ट करता है। तो मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट करने वाला जो एंजाइम होता है वो एंजाइम होता है रेनिन। अच्छा, जो दूसरा एंजाइम होता है वो होता है पेप्सिन। और पेप्सिन क्या करता है, अदर देन मिल्क प्रोटीन जितने भी प्रोटीन हैं उन प्रोटीन को जो है वो पेप्टोन्स में कन्वर्ट करने का काम करता है, पेप्टोन्स में बदल देता है, या हम उनको कहें कि वो पॉलीपेप्टाइड में बदल देता है। ठीक है, तो यहाँ तक जो डाइजेशन हो रहा है बेसिकली आप देख रहे हैं कि बकल कैविटी में तो स्टार्च जो है माल्टोज में कन्वर्ट हो रहा है, और जो स्टमक है उसमें ख़ास तौर से जो प्रोटीन्स हैं उन्हीं का डाइजेशन हो रहा है। इसीलिए जब हम बहुत ज़्यादा तला गला फूड खाते हैं, क्योंकि अभी तक फैट का डाइजेशन स्टार्ट नहीं हो पाया है प्रॉपरली, तो बहुत ज़्यादा जब हम फैटी फूड खाते हैं तो उसकी वजह से क्या होता है कि डाइल्यूट HCl का सिक्रीशन भी बढ़ जाता है और स्टमक में एसिडिटी बढ़ जाती है। और इस एसिडिटी को रिड्यूस करने के लिए हम एंटासिड का इस्तेमाल करते हैं।